टॉपिक आप तक लगातार पहुंच रहे हैं और आपका प्यार हमार तक पहुंच रहा है और आप लोग लाइक कर रहे हो, शेयर कर रहे हो, चैनल सब्सक्राइब कर रहे हो, उसके लिए थैंक यू। आज का सबसे पहले जो इसमें आता है वो आता है कि बांझपन का परिभाषा क्या है, उससे अभिप्राय क्या है। दूसरा आता है कि बांझपन कितने प्रकार का होता है। फिर होता है कि बांझपन के कारण क्या कारण हो सकते हैं, बांझपन के लक्षण क्या हैं, कैसे देखते उसको हम ये करेंगे कि इनको बच्चा नहीं हो रहा है या इनको प्रॉब्लम आ रही है। फिर उसके जोखिम क्या क्या हैं, उनकी जटिलताओं और उनकी कठिनाइयों पे बात करेंगे और उनके बचाव और उनकी सावधानियों पे बात करेंगे। और फिर उनके परीक्षण कि हम कौन कौन से टेस्ट करवा सकते हैं जो हमारा बांझपन है। और उनसे जो पेशेंट हमारे पास आता है तो हमने किस किस प्रकार के क्वेश्चन उनसे करने हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन से हम हिस्ट्री ले सकते हैं और उसके गहराई तक मतलब उस बीमारी की जड़ तक पहुंचने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो ये कौन से क्वेश्चन हैं जिससे हमें पता चलेगा कि पेशेंट किस प्रकार का पेशेंट को ये प्रॉब्लम आ रही है और क्यों आ रही है और उसके क्या क्या उपचार है। वो चाहे मेडिकल साइंस है, चाहे दूसरी और थेरेपियाँ हैं, चाहे हमारी नैरोथेरेपी है, लेकिन हमारी थेरेपी बिल्कुल बिना दवाई के काम करती है और इसमें बहुत अच्छे रिजल्ट पाए गए हैं। हम लोगों ने भी काफ़ी पेशेंटों को सही किया है। तो इसलिए ये बड़ा गौर से आप लोगों को देखना है, वीडियो के लास्ट तक ज़रूर बने रहे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम सबसे कनेक्टेड टॉपिक है। क्योंकि हमारे कोई भी आसपास 2 4 5 केस ऐसे मिल ही जाएंगे कि इस प्रकार की समस्या से जो हमारी लेडीज या हमारा परिवार जूझ रहा हो। तो सबसे पहले आता है कि बांझपन का मतलब है जो संतानहीन, इनफर्टिलिटी, इनफर्टिलिटी इसको बोलते हैं। तो इसमें क्या क्या है कि किसी भी औरत के संतान पैदा करने की क्षमता का न होना ही बांझपन या संतानहीनता कहलाता है। आज के समय में बदलते परिवेश के साथ लगभग 8 से 10 कपल में एक को बांझपन का संतानहीनता का समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यानी कि 8 से 10 जोड़े हों, उनमें से एक जोड़ा ऐसा होगा जिसके ये समस्या आ रही है, वो सही टाइम से बच्चे नहीं हो पा रहे हैं और उनको दिक्कत आ रही है और वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। तो इसलिए ये वीडियो उनके लिए बहुत अच्छा है। और अगर आपकी कोई नज़र में ऐसा कोई आदमी है तो उनके पास ये ज़रूर शेयर करें, क्योंकि कहते हैं कि जानकारी से ही आदमी को बचाव हो सकता है, जानकारी से ही आदमी अपने आप को सही कर सकता है या एक दूसरे जो नकली जो हिसाब किताब है उसमें न फंसे, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज़ है उस पर ही ज़्यादा गौर करना चाहिए। अब बात आती है कि इसके लक्षण कैसे कैसे दिखते हैं। लक्षण में क्या होता है कि लंबे समय तक गर्भधारण यानी कि प्रेगनेंसी में असमर्थता होना, मासिक धर्म से पहले आना या ब्लीडिंग काफ़ी दिनों तक होना अर्थात अनियमित मासिक चक्कर का होना। कई औरतों को मासिक चक्कर यानी कि मेंस बिल्कुल बंद हो जाना, ये इस प्रकार के लक्षण है। चिंता या डर, चिंता या डर, व्याकुलता, बेचैनी का होना, हार्मोन्स असंतुलन के कारण चेहरे पर अनचाहे बाल आना, कि जब हार्मोन्स अनबैलेंस हो जाएंगे तो अनचाहे बाल मुंह पे आ जाएंगे, पीठ पे बाल आ जाएंगे और किसी भी काम में मन नहीं लगता है। ऐसी औरतें या इस प्रकार की जो कपल्स हैं उनमें ये प्रॉब्लम्स आती है कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। शारीरिक व मानसिक शक्ति का कम हो जाना, उनकी मानसिक शक्ति और शारीरिक शक्ति दोनों क्षीण हो जाती है, कम हो जाती है। शरीर थका थका सा लगता है, चिड़चिड़ापन और क्रोध आता है, मन उदास हो जाता है, तो भूख कम लगती है। इस प्रकार के लक्षण इनमें दिखाई देते हैं। और अब इसके आते हैं हम लोग कारण कि इसके कारण क्या क्या है। ये
किस किस प्रकार से हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालता है और उसके कारण क्या है। ये जो संतानहीनता है, बांझपन है, किस प्रकार से हमारी जो नॉर्मल लाइफ है उस पे असर आता है इसका। तो वो देखने में आता है, सांप की भूख नहीं लगेगा, मन उदास रहेगा, चिड़चिड़ापन रहेगा, क्रोधी रहेगा, थकावट सी लगेगी, शारीरिक मानसिक परिस्थितियों चेंज हो जाएंगी, उसकी मन में जो काम करने की इच्छा है वो ख़त्म हो जाएगी, मन बिल्कुल भी नहीं लगेगा, बालों का सर में झड़ना, मतलब सर से बालों का झड़ना, इस प्रकार का ये लक्षण दिखते हैं। सबसे पहले आता है कारण में कि औरतों के शरीर का, बॉडी का टेम्परेचर कम हो जाता है। क्या हो जाता है? टेम्परेचर कम हो जाता है। फिर होता है व्यंजना में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और व्यंजना में इन्फेक्शन के कारण सूजन होने का कारण हो सकता है। व्यंजना का द्वार तंग हो सकता है, छोटा हो सकता है। यूट्रस का छोटा या विकसित न होना, यूट्रस जो बच्चादानी है वो पूरी तरह से डेवलप नहीं होती है या विकसित नहीं होती है, तब भी ये कारण हो सकता है। किसका कारण हो सकता है? बांझपन का। क्योंकि आज का टॉपिक और आज का जो क्लास है वो बांझपन के ऊपर है। जिनको बच्चा नहीं होता, संतानहीनता होती है, उनके ऊपर है। सर्विक्स का मुंह छोटा होना, यानी कि एक फ्लूइड होता है सर्विक्स, वो गाढ़ा होने के कारण से ये दिक्कत भी आ सकती है। गर्भ निरोधक औषधियाँ, कई साल तक आदमी गर्भ निरोधक औषधियाँ लेता है तो उससे भी ये प्रॉब्लम आती है। संभोग क्रिया के दौरान पुरुष किसी प्रकार का जो अपना प्रोटेक्टिव जो मटेरियल यूज करता है उस प्रकार से, या महिलाएं कॉपर्टी वगैरह लगवा लेती हैं, वेंजल रिंग लगवा लेते हैं, इस प्रकार के कई प्रकार के जो हमारे साधन हैं उनसे भी ये आता है। औरतों के शरीर में हार्मोनल इनबैलेंस होना, हार्मोन अनबैलेंस होना, जिसके कारण ओवरी में अंडे नहीं बनेंगे, और जब एग विकसित नहीं होगा या पूरी क्वांटिटी में नहीं होगा तो ये प्रॉब्लम आती है। ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। पीसीओडी अर्थात ओवरी के बहुत सारे सिस्ट के कारण एग का विकास नहीं होता है, और ठीक से नरह होने या एवुलेशन बोलते हैं कि उसमें दिक्कत आती है। जब हम जो हम टेस्ट करते हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट जो होता है उसको एवुलेशन बोलते हैं। जो स्ट्रिप होती है एवुलेशन उस पर लिखा होता है, वही एवुलेशन है, यानी कि उससे पता चलता है कि ये लेडीज प्रेग्नेंट है या नहीं है। फ्लोपियन ट्यूब यानी कि एग और ओवम को ओवरी से यूट्रस जाने के जो गर्भाशय तक पहुंचाते हैं उसको क्या बोलते हैं? हाँ, फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जहाँ भ्रूण यानी फूटस का विकास होता है, वहीं पे हमारा जो भ्रूण है या फिटस बोलते हैं उसको, FETUS, उसका विकास होता है। लोअर एब्डोमन कौन सा होता है? नाभि के नीचे वाला एब्डोमन है, या पेल्विक किसी इन्फेक्शन या सर्जरी के कारण फेलोपियन ट्यूब को नुकसान पहुंच सकता है। यानी कि जब भी हम कोई ये नीचे वाला ऑपरेशन करवाते हैं तो उसमें हमारी जो फेलोपियन ट्यूब है उसमें दिक्कत आ जाती है, उसकी नसें, ब्लड वेसल्स या मसल्स या उनका कोई साइज, उसमें दिक्कत आ जाती है, उससे भी ये बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ठीक है, मैं आपको कारण बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब कारण है जो हमारी बांझपन के कारण होते हैं, संतानहीनता के कारण बनते हैं। अब बात आती है कि कई बार इतने बड़े बड़े काम हो जाते हैं लेडीज में कि वो बहुत, जैसे कैंसर, ट्यूमर, फाइब्रोड, इस प्रकार के जब हमारा सिस्टम अलाउ होगा
तो उसमें भी बांझपन आता है, जैसे यूट्रस एंड गर्भाशय की समस्याओं या उसका असामान्य संरचना, जिसका जैसे कि फाइब्रोड है या पोलिप है या कैंसर है, ट्यूमर के कारण गर्भ का न ठहरना भी एक बहुत बड़ा कारण है। ओवरी में अगर सूजन है, ओवरी के अंदर लेफ्ट ओवरी हो या राइट ओवरी, अगर उसमें कोई ट्यूमर है या कोई कैंसर है या एट्राफी होने से भी ओवम का विकास नहीं होता है, और वो भी एक बहुत बड़ा कारण है। एवोल्यूशन के समय संभोग न होने से भी ये कारण होता है। पति से मनमुटाव होने का कारण भी ये होता है कि काफ़ी दिन से अलग रह रहे हों, तो भी एक कारण है। नसबंदी के कारण भी ये, हाँ, चिंता या भय का भी एक बहुत बड़ा कारण है कि जब आदमी को मन में चिंता होगी, भय होगा, किसी प्रकार की शंका होगी, तब भी ये जो हमारे जो ओवम है और एग है वो सही से विकसित नहीं होते हैं, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम आ जाता है। पिट्यूटरी ग्लैंड, अब देखो पिट्यूटरी ग्लैंड दिमाग का है, लेकिन वो काम करता है हमारे इस सिस्टम के लिए। अगर उसमें एफएसएच या एलएच हार्मोन्स की एस्ट्रोजन तथा उसकी कमी हो तो भी ये प्रॉब्लम आ जाती है। ये हार्मोनल है क्योंकि उसने हार्मोन्स छोड़ना है, और जो एस्ट्रोजन किससे बनता है? लेफ्ट ओवरी से। लेफ्ट ओवरी का जो हार्मोन्स है वो है एस्ट्रोजन और राइट का प्रोजेस्टेरोन। प्रजनन अंगों की चाय पचाई की गड़बड़, यानी कि जो हमारे नीचे वाले अंग हैं उनमें अगर किसी प्रकार का हार्मोनल या ब्लड सर्कुलेशन या उनके चाय पचाए बोलते हैं कि उनका कोई भी मटेरियल ठीक से नहीं पहुंच रहा है, उसकी भी गड़बड़ के कारण ये बांझपन आता है। अब इसके जोखिम क्या क्या हैं कि इसके जो इन्फर्टिलिटी वर्ड थोड़ा सा टिपिकल है बोलने में, तो बांझपन के जोखिम कारण औरतों के प्रेग्नेंट होने या मां बनने से रोकते हैं। इस प्रकार क्या क्या, अगर उम्र सबसे पहले इसमें आती है, यदि कोई महिला 35 वर्ष से अधिक उम्र की हो चुकी हो तो उस स्थिति में बांझपन का जोखिम अधिक होता है, 35 से ज़्यादा। अनियमित मासिक स्राव हो रहा हो, महिलाओं में हार्मोनल असंतुलन के कारण मासिक स्राव अनियमित हो जाते हैं, जिससे बांझपन के कारक होते हैं कि किसी को ज़्यादा आ रहा है, कम आ रहा है, नहीं आ रहा है, आगे है, पीछे है, जैसा सर्कल चल रहा हो, अगर उसमें कोई बदलाव है, उसमें कोई प्रॉब्लम है, तो भी ये बड़ा कारक बनता है। अगर कोई एल्कोहलिक क्या है, जैसे कोई शराब या किसी भी नशे का सेवन करती हो लेडीज़, तो उसका भी बहुत बड़ा जोखिम होता है। अगर वो इस प्रकार का, अगर वो प्रेग्नेंट का सोच रही है या किसी प्रकार है, तो वो बहुत बड़ा जोखिम हो सकता है उसके लिए, और वो कारण इसका बन सकता है बांझपन का। पीसीओडी, अगर किसी को पीसीओडी है, हार्मोनल असंतुलन की वजह से ओवरी में अपरिपक्व, जो मतलब अनमैच्योर अंडों में पानी की थैली के रूप में परिवर्तित हो जाने से बांझपन होने के जोखिम होते हैं। मोटापा, यह शरीर के चाय पचाई की कमी का सूचक है कि जब हमारे खाना पीना सही से नहीं पच रहा है, शरीर में लग नहीं रहा है, हमें मोटापा आ रहा है, तो वो भी एक इसका सबसे बड़ा जोखिम कारक है। और ये हमारा इनफर्टिलिटी, क्या बोलते हैं इसको? इनफर्टिलिटी। हाँ, इनफर्टिलिटी। ओके। अगर किसी लेडीज को, महिला को कभी कोई पूर्व में कैंसर रहा हो, यानी कि पास्ट कैंसर बोलते हैं, तो वो कैंसर ओवेरियन का हो सकता है, यूट्रस कैंसर हो सकता है,
यह प्रभाव महिलाओं के बांझपन का जोखिम का कारक हो सकता है, उनके लिए ये जोखिम का कारक होता है। ठीक है, इसको बोलेंगे फिर। अब इनकी आती है जटिलताएं। जटिलताएं क्या क्या होती हैं जब इस दौर से गुजरती हैं लेडीजें, तो उनकी क्या क्या जटिलताएं हैं। मैंने पहले भी बताया, वो लक्षण जटिलताएं थोड़ा एक से वर्ड है, लेकिन ये जटिलताएं कि वो तो इनको ये झेलना ही पड़ता है और वो लक्षण तो इनमें रहते ही हैं। जटिलताएं हैं कि वो बाई नेचर हो जाती हैं इस प्रकार से। तो कैसे कैसे वो डिप्रेशन का मरीज होगी, सबसे पहले तो हीन भावना महसूस होगा उसके अंदर, क्रोध होना, एंगर आना या चिड़चिड़ापन रहना उसका बढ़ता ही है, तनाव, उसमें स्ट्रेस का लेवल बढ़ ही जाता है, निराशा उसके अंदर आ जाती है, नाराज़गी हमेशा रहेगी उस औरत की, भगवान से नाराज़गी, अपने पति से नाराज़गी, परिवार से नाराज़गी उसकी रहेगी। प्रॉब्लम कोई भी हो, लेकिन नाराज़गी पूरे परिवार से या अपने भगवान से भी नाराज़गी रहती है उसकी कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं। प्रत्यारोप का लगाना उस औरत का कि एक दूसरे के अपनी कमी नहीं छोड़ के किसी दूसरे के ऊपर डालना, ये रहता ही है। प्रत्यारोप बोलते हैं इसको, कि किसी और के ऊपर आरोप लगाना। अपने पार्टनर से संबंध विच्छेद होने का डर बना रहना, कि ऐसी औरतों के अंदर ये रहता है कि मेरा आदमी मुझे कब छोड़ दे, मेरी बांझपन के कारण, मेरी संतानहीनता के कारण, वो डर उनमें हमेशा बना रहता है। अपने पार्टनर से संबंध विच्छेद होना के डर बना रहता है। आत्मविश्वास का खो देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस खो देती है, वो अपने आप का कॉन्फिडेंस खो देती है। आत्मसम्मान की कमी आना, कि मन ही मन ये सोचती है कि उसका आत्मसम्मान कहीं ना कहीं खो रहा है, उसमें कमी आ जाती है। अब इससे आगे आता है कि अगर इस तरह की कोई चीज़ें हो रही हैं तो उसके हम किस तरह से बचाव कर सकते हैं, किस तरह से हमारा ये, हम अपने बाई नेचर या हम नेचुरल चीज़ विदाउट मेडिसिन या किसी भी प्रकार से हम अपने आप को कैसे इन सब चीज़ों से बचा सकते हैं। सबसे पहले आता है खान पान, कि हमें सबसे पहले हमें अपना खान पान को सुधारना है। खान पान में क्या खाना चाहिए और कैसे कैसे लेना चाहिए, मैं कुछ बातें बता रहा हूँ, बाकी तो सभी समझदार हैं, पर फिर भी बांझपन से बचने के लिए उचित खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खासकर सभी प्रकार के पोषक तत्वों को अपने आहार में शामिल करना फायदेमंद होता है। सभी प्रकार के जो पोषक तत्व हैं फायदेमंद होता है। आमतौर पर ताज़ा हरी साग सब्जियां, अनाज जैसे टमाटर, दालें, बीन्स का उपयोग ज़्यादा करें। अश्वगंधा, घृतकुमारी, स्तावरी, ब्रोकली आदि से हार्मोनल संतुलन बना रहता है, इसका ज़्यादा वो करें। प्रजनन अंगों की कार्य क्षमता को बढ़ाने में मदद करता है। कौन कौन सी चीज़ें? अश्वगंधा, घृतकुमारी, स्तावरी, ब्रोकली आदि हार्मोन जो कम होते हैं या ज़्यादा हो जाते हैं, उनको बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा मदद करता है और गर्भपात या एबॉर्शन को रोकने में मदद करता है। ये चीज़ें गर्भाशय के आकार को सामान्य रखता है और फर्टिलिटी बढ़ाता है। तो इसलिए खाने पाने का बहुत ज़रूरी ध्यान है। अनार, संतरे, अंगूर, चकोतरा आदि का रस ज़्यादा पिए। अनार, संतरे, अंगूर, चकोतरा आदि के रस को ज़्यादा पिए, उसके जूस ज़्यादा लें। कंसीव करने की संभावना को बढ़ाने के लिए रोज़ कम से कम 1 केला ज़रूर खाएं। अगर किसी को कंसीव नहीं हो रहा है तो वो रोज़ 1 केला ज़रूर खाए। विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन बी समूह का फल, अनाज, सब्जियां ज़्यादा मात्रा में लें। जिनमें ये विटामिन सी हो, डी हो, बी हो, वो फल और अनाज ज़्यादा खाना है। मक्खन, घी, आइसक्रीम खाने से, मक्खन, घी, आइसक्रीम खाने से भी फर्टिलिटी पावर बढ़ती है।
अगर हम मक्खन खा रहे हैं, हम आइसक्रीम खा रहे हैं या घी ठीक ले रहे हैं, तो जो हमारी कंसीव की या फर्टिलिटी बोलते हैं, जो एग और ओवम जो बनता है ना, उसका फर्टिलिटी बोलते हैं, उसका उत्पादन ज़्यादा होता है। अगर जितने ज़्यादा बनेंगे उतना ज़्यादा कामयाबी मिलेगी। सूखे मेवे जैसे बादाम, खजूर, अंजीर, किशमिश, मावा आदि खाने से बांझपन को ठीक होने में फ़ायदा होता है। क्या क्या सूखे मेवा में क्या क्या आता है? बादाम, खजूर, अंजीर, किशमिश, मावा आदि खाने से बांझपन को ठीक होने में मदद या फ़ायदा आता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड से संबंधित खाद्य पदार्थ लें। लहसुन, दालचीनी, इलायची, क्या क्या? लहसुन, दालचीनी, इलायची, सूरजमुखी का बीज को अपने आहार में शामिल करें, जिससे फर्टिलिटी पावर बढ़ती है। कुछ खाद्य पदार्थ जिसे खाने पीने से बचना चाहिए, वो कौन कौन सी चीज़ें जिनको हम नहीं खाना चाहिए? तो खाने वाली चीज़, ये हम खाएंगे तो हमें जो फर्टिलिटी पावर है वो बढ़ेगी। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो हमें खाने से बचना चाहिए। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं? बांझपन का प्रमुख कारण में से एक है वजन का बढ़ना, कि मोटापा अगर आएगा, अगर आपका फैट बढ़ेगा, अगर आपका वेट बढ़ेगा, तो आप सामान्य जैसे काम नहीं करोगे और इसका फर्टिलिटी पावर कम होगा और इनफर्टिलिटी बढ़ेगा। तो मोटापे से बचना चाहिए। इसके अलावा सामान्य से पतला भी शरीर काम नहीं करता है। सामान्य से पतला शरीर यानी कि कमज़ोर भी इसमें काम नहीं करता, वो भी एक बड़ा कारण हो सकता है। इसलिए संतुलित आहार, संतुलित वजन और शुद्ध संतुलित प्राकृतिक आहार और भोजन लें, जिससे कि ये सब चीज़ें आपको फ़ायदा देंगी। आगे बढ़ते हैं, क्या नहीं खाना चाहिए उस पर बात हो रही है। गर्भधारण से पहले शराब का सेवन करने से एवोल्यूशन से संबंधित समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं, यानी कि कंसीव सही से नहीं होगा और वो एवोल्यूशन नहीं कर पाएगा। तो इसलिए शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। ज़्यादा ऑयली पदार्थ या ज़्यादा मीठा पदार्थ खाने से बचें। बोतल बंद फूड, पैक्ड फूड जो आते हैं आजकल, जैसे ये 6 दिन पुरानी दही आ रही है, 5 दिन पुरानी सीत आ रही है, 15 दिन पुराने ब्रेड आ रहे हैं, इस प्रकार के जो भी बंद फूड और बंद बोतल का सेवन नहीं करें, क्योंकि उनके अंदर वो सब चीज़ें होता है कि जो हमारे जेम्स हैं। देखो, चीज़ जब सिड़ती है या सही होती है जब उसके जेम्स प्रॉपर बने। लेकिन इस प्रकार के जो मटेरियल हैं या इस प्रकार के फूड हैं, उनमें किसी वैसे जन्म न ले, क्योंकि किसी प्रकार वो रोकने वाली चीज़ें देते हैं इसमें। उसके अंदर जो केमिकल यूज होता है वो रोकने वाला केमिकल होता है, इसलिए हमारी फर्टिलिटी है उस पर उसका असर आता है, इसलिए वो भी ना खाएं। अब इससे आगे आता है कि धूम्रपान, कैफीन युक्त पदार्थ का अति सेवन करने से ओवरी में समस्या आ सकती है और आने लगती है, जिससे ओवरी के अंडे का निर्माण कम हो जाता है। इसके अलावा धूम्रपान से फैलोपियन ट्यूब और सर्विस को भी नुकसान पहुंचता है। धूम्रपान से कि हमें बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से बचना चाहिए, जिससे ऑटोपिक प्रेगनेंसी या गर्भपात का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए सिगरेट या कैफीन युक्त पदार्थ खाने पीने से बचना चाहिए। मांसाहारी खाद्य पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए, कि मांस, मछली, अंडे हम लोगों को नहीं लेना चाहिए। मासिक चक्कर के दिनों में तली हुई या मसालेदार भोजन नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक, चाय, कॉफ़ी ज़्यादा न पिए। इससे शरीर में कैफीन की मात्रा बढ़ने से फर्टिलिटी का बुरा प्रभाव पड़ता है। फर्टिलिटी पर बुरा
होता है। अब हमें इसके क्या क्या खाने वाले पे बात होगी कि हमें क्या क्या खा लेना चाहिए, क्या क्या नहीं खाना चाहिए। उसके बाद में आती है कि हमें फिर किस प्रकार का ये जोखिम कारक जो हैं, जो हमने पहले बताए आपको, उन सब कारणों से बचने के लिए और इनफर्टिलिटी से बचने के लिए और फर्टिलाइजेशन को बढ़ाने के लिए उन सब का हम यहाँ पे कर रहे हैं कि हमें क्या क्या व्यायाम या कौन सा शारीरिक परिश्रम करना चाहिए जिससे हमें इस प्रकार के प्रॉब्लम से निजात मिले। बांझपन से ग्रसित औरतों को प्रजनन अंगों के विकास, हार्मोनल संतुलन के लिए कई विभिन्न प्रकार के व्यायाम दैनिक जीवन में शामिल करना चाहिए। योगासन करने से रक्त संचार की मात्रा बढ़ती है, शरीर में चुस्ती दुरुस्ती आती है, काम के प्रति सक्रियता बढ़ती है और काम वासना प्रबल होती है। इससे गर्भधारण करने की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। प्राणायाम से मन मस्तिष्क एकाग्र रहता है, शारीरिक संतुलन बना रहता है। कुछ योगासन को प्रजनन अंग या गर्भाशय की कार्य क्षमता को बढ़ाने के मदद करते हैं। कुछ स्पेशल ऐसे योगासन है जो हम कर सकते हैं, तो उससे हम अपना गर्भाशय जो है, हमारा यूट्रस है या हमारे बच्चादानी है, उसकी कार्य क्षमता बढ़ा देते हैं, उसकी स्ट्रॉन्गनेस बन जाती है। तो वो भी हमें सीखने चाहिए और उन पे हमें ध्यान करना चाहिए। अब आता है कि बांझपन के परीक्षण, कि हम कैसे कौन से टेस्ट करवाएं कि हमें ये पता लगे कि हमें इस प्रकार की प्रॉब्लम है कि नहीं है। सबसे पहले होता है एवल्यूएशन टेस्ट, जो हम घर पे ही कर लेते हैं और उससे पता चलता है कि औरतों को एवल्यूएशन हुआ है कि नहीं है। दूसरा टेस्ट आता है पिट्यूटरी और थायराइड हार्मोन्स की जांच, कि प्रजनन क्रिया की नियंत्रण करने वाले हार्मोन्स के साथ साथ पिट्यूटरी तथा थायराइड हार्मोन्स का टेस्ट होता है, जिसको बोलते हैं TFT। कौन सा टेस्ट है? TFT की भी जांच की जाती है। उसके बाद आता है इमेजिंग टेस्ट आता है। ठीक है, इमेजिंग टेस्ट क्या होता है? जैसे अल्ट्रासाउंड हुआ, MRI हुई, जिसका इमेज निकलता हो, तो वो इमेजिंग टेस्ट है। ये पेल्विक सोनोग्राफी होती है, जो कि गर्भाशय या यूट्रस या फलोपियन ट्यूब में से किसी भी प्रकार के रोग की जांच करने की पता चलता है। ठीक है, क्या है? उसको बोलते हैं इमेजिंग टेस्ट। उसके बाद में हार्मोनल टेस्ट होते हैं, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड से बनने वाले LH एक हार्मोन्स होता है, उसको बोलते हैं लियोटिनिजिंग हाँ, हार्मोन्स। ठीक है, तथा ओवरी में बनने वाले प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स की भी जांच बांझपन का पता लगाया जाता है। अगर एवुलेशन से पहले बढ़ता है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन्स एवोल्यूशन के बाद बनने वाले हार्मोन्स होता है। इन दोनों हार्मोन्स की जांच या टेस्ट से पता चलता है कि प्रोजेस्टेरोन और LH और एस्ट्रोजन, ये इससे पता चलता है कि हमारी हार्मोनिक क्रिया क्या है, हार्मोनल कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। LH जो है तो उसमें तो कोई दिक्कत नहीं आ रही है। फिर आता है जी इसके बाद में प्रोलैक्टिन हार्मोन्स का स्तर का पता चलता है। जब हम हार्मोनल टेस्ट करवाते हैं तो हमें प्रोलैक्टिन, यानी कि प्रोलैक्टिन बढ़ेगा तो क्या होगा? इन्फ्रेट जो भी है ये बांझपन बढ़ेगा। ठीक है, तो और अगर वो कम रहेगा तो फर्टिलाइजेशन बढ़ेगा, फर्टिलाइट जो हमारा प्रजनन प्रक्रिया है वो बढ़ेगी। ठीक है, हिस्टोपिंगोग्राफी बोलते हैं इसको, बोलते हैं हिस्टोरेसल क्या बोलेंगे? हाँ, पिंगोग्राफी बोलते हैं। एक और टेस्ट होता है, उससे क्या पता लगता है
कि यह एक प्रकार का एक्सरे परीक्षण है, जैसे एक्सरे कर लेते ना, और इसके द्वारा गर्भाशय या फैलोपियन ट्यूब या उसके आसपास के हिस्से या भागों को देखा जा सकता है। एक्सरे रिपोर्ट में यूट्रस यानी गर्भाशय तथा फैलोपियन ट्यूब को लगी हुई कोई चोट या मार या इंजरी एबनॉर्मलिटी को देखा जा सकता है। इसमें अंडे यानी कि जो ओवम है कि फैलोपियन ट्यूब पे गर्भाशय तक जाने की रुकावट को देखा जा सकता है, यानी कि कोई ब्लॉकेज है या कोई इंजरी है या किसी प्रकार की चोट या मार लगी हुई है या कोई ट्यूमर या कैंसर है तो उसको देख सकते हैं। उस टेस्ट को क्या बोलेंगे? हिस्टेरोसल। हाँ, हिस्टेरोसल। ये ऐसे टेस्ट हैं, ये आप लोगों को लिख लेना चाहिए कि हिस्टेरोसल पिंगोग्राफी, हार्मोनियल टेस्ट और इमेजिंग टेस्ट और पिट्यूटरी थायराइड हार्मोन्स की जांच और एवुलेशन टेस्ट। ये सारे टेस्ट जो हैं हमारी इस प्रक्रिया के होते हैं, जिससे अब एक और टेस्ट होता है, उसको बोलते हैं ओवेरियन रिजर्व टेस्ट। इसको क्या बोलते हैं? ओवेरियन रिजर्व टेस्ट। यानी कि जो ओवुलेशन के लिए उपलब्ध अंडे या ओएम की गुणवत्ता, क्वालिटी और मात्रा को जांचने में मदद करता है। यानी कि कितनी क्वालिटी है, कितने मैच्योर ओएम है, कितने बड़े क्वांटिटी पता चलता है, और वो इससे जो हमारा फर्टिलाइजेशन है उसका पता चलता है कि कितना फर्टिलाइज हो रहा है और ये कितना ये अब रेडी है कि कंसीव करने के लिए या किसी प्रकार का आगे प्रजनन क्रिया को बढ़ाने के लिए कितना रेडी है हमारा ऑर्गन्स, ये पता चलता है। लेकिन एवोल्यूशन के उपलब्ध अंडे और उसकी गुणवत्ता और क्वालिटी क्वांटिटी को जानने में मदद करता है। जिन औरतों के अंडे या ओएम कम होने का खतरा या जोखिम होता है जैसे कि 35 वर्ष की ऊपर की औरतें, उनके लिए ब्लड या इमेजिंग टेस्ट किया जा सकता है। तो इस प्रकार का ये हमारे डायग्नोसिंग पॉइंट है, और इसमें अभी हमने ट्रीटमेंट बताना है और ये करना है। तो आप ये सेकंड पार्ट में, लेकिन आप लास्ट तक बने रहिए, हम आपको और इन्फॉर्मेशन आगे